हेलो एवरीवन, दिस इज सी एच हेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आज आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस के ऊपर। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थ्योरी भी पिछली बार कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। आप अपनी जो भी आपके पास गाइड हो या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो वहां से सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा। राइट एंड इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिए। राइट, तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, रीड। राहुल जो है वो प्रोप्राइटर है मेसर्स आर के एंड कंपनी के, और एयर कंडीशनर उन्होंने परचेज किया और उसे इंस्टॉल कर दिया अपने रेजिडेंस में। प्लीज मार्क, उन्होंने अपने रेजिडेंस में उसको इंस्टॉल करवा लिया। ठीक। उसके बाद द पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग अ चेक फ्रॉम द अकाउंट ऑफ मेसर्स आर के एंड कंपनी, यानी कि बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट हुआ है इस एसी के लिए जो कि उसके रेसिडेंस पे लगा हुआ है। अब क्या हुआ, अकाउंटेंट जो है उसने डेबिट कर दिया ड्रॉइंग्स अकाउंट को। अभी तो आप डेबिट क्रेडिट नहीं समझोगे, ऐसा मान लो कि उसने ड्रॉइंग्स अकाउंट में इसको लिख दिया। इसका मतलब उसने क्या दिखा दिया अकाउंटेंट ने, कि ये पैसा प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। जबकि क्या हुआ कि राहुल क्या चाहता था, राहुल का व्यू क्या था, दैट इट शुड बी डेबिटेड टू द फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, यानी कि ये ऐसा मानना चाहिए राहुल के हिसाब से कि ये बिजनेस का ही खर्चा है और फिक्स्ड असेट्स के अकाउंट में उसको एज कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना चाहिए। तो क्या आपका व्यू क्या है, क्या करेक्ट कौन है, अकाउंटेंट करेक्ट है, राहुल करेक्ट है? तो साफ साफ जाहिर है कि अगर ये एयर कंडीशनर राहुल के रेजिडेंस यानी प्रोप्राइटर के रेजिडेंस में लगा है और पेमेंट हुआ है बिजनेस एंटिटी के अकाउंट से, तो जाहिर सी बात है यार कि ये कंपनी का फिक्स एसेट नहीं माना जा सकता। ये फर्म का फिक्स एसेट नहीं है, ये तो अपना पर्सनल यूज के लिए निकाला हुआ पैसा है। तो ऑब्वियस सी बात है ड्रॉइंग्स अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा। इसका कंपनी के फिक्स एसेट से कोई भी लेना देना नहीं है। फिक्स एसेट कंपनी के लिए क्या होगा, जो कंपनी की अर्निंग्स को बढ़ाने में हेल्प करे। लेकिन ये एसी तो जाकर उसके घर में उसने लगा लिया, तो कहीं से भी इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो यहाँ पे यूज क्या हो रहा है मैं आपको पूरा प्रॉपर वे में तो नहीं लिख के दिखा रही, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में होगा, आप वहां से रीड कर सकते हो। बट यहाँ पे आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में लिखोगे और क्या बताओगे कि ये पर्सनल एक्सपेंस है। जो प्रोप्राइटर है उसका पर्सनल एक्सपेंस है एंड हेंस इट शुड बी डेबिटेड टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट, जो कि अकाउंटेंट ने सही ट्रीटमेंट किया है। ठीक, ये सही ट्रीटमेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। जरा पढ़िए। प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री होगा यहाँ पे। ठीक है, इन अ फैक्ट्री हैड टू स्टॉप फॉर अ वीक ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। लेबर स्ट्राइक के कारण प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो ओनर ने क्या एस्टिमेट किया, कि ओनर ने एस्टिमेट करा लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड द लाइकली लॉस ऑफ प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। ओनर ने सोचा कि हाँ, मेरे को लॉस तो होने ही वाला है, और उसने एक अमाउंट भी एस्टिमेट कर लिया। और अकाउंटेंट को क्या बोला, टू रिकॉर्ड द लॉस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो क्या ओनर करेक्ट है इन रिकॉर्डिंग द लॉस? इफ यस तो आप रीजन दो, और नहीं तो भी रीजन दो। इसका आंसर ये होना चाहिए कि ऑल दो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद करो तो उसमें क्या था, कि अगर आपने कोई लॉस एंटिसिपेट किया तो उसे आपको बुक्स में अकाउंट करना चाहिए। लेकिन याद करो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी तो हमने पढ़ा है। तो एक तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जस्ट अ सेकेंड। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी आप याद करो तो क्या बोलता था वो, कि आप उन्हीं चीजों को सिर्फ अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो जिनको आप मेजर कर सको इन मनी टर्म्स। ये जो लॉस है ये एस्टिमेटेड लॉस है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि इतना ही लॉस होगा, या इसको हम स्पेसिफिकली प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते। और इसीलिए इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। अपनी बुक्स में जाकर इसका आंसर पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑल्दो बोलता है कि आपको एंटिसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड तो करना चाहिए। एंटिसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन कब, जब आप उसे किसी पर्टिकुलर बेस पे, किसी स्पेसिफिक बेस पे, किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी चाहे मेजर कर सको ना, तभी आप उसे रिकॉर्ड करोगे। अगर कोई एविडेंस नहीं है उस चीज का, सिर्फ एस्टिमेशन है, सिर्फ अजम्पशन है, तो एस्टिमेशन या फिर अजम्पशन के बेसिस पे आप उसको नहीं रिकॉर्ड करोगे। क्योंकि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का भी तो ध्यान रखना है ना, कि इट शुड बी मेजरेबल, आप जो भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो। क्लियर? तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी सही नहीं था, बिकॉज इट इज जस्ट एन एस्टिमेटेड वैल्यू। ऐसा कुछ भी अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि हाँ लॉस होगा ही होगा, तो मैं इतना लॉस रिकॉर्ड कर दूं। क्लियर? चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
The assets of Gurman Sugar Company were acquired by government on 1st April 2000, ठीक, and the company received a compensation of 10 crore rupees. कंपनी को कॉम्पनसेशन मिला और पूरा का पूरा जो असेट्स थे ना, यानी कि पूरा बिजनेस ऑलमोस्ट जो है वो अक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर डेट को। अब कंपनी का कोई भी और बिजनेस नहीं है, यहाँ पर साफ दिया, कंपनी डिड नॉट हैव एनी अदर बिजनेस एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड हैज आल्सो नॉट वेंचर्ड इनटू एनी अदर बिजनेस। ना तो कोई बिजनेस था उस डेट पर, ना ही किसी और बिजनेस में वेंचर किया इन्होंने आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एंड द कंपनी हैज प्लेस्ड द अमाउंट सो रिसीव्ड इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी में डाल दिया बैंक में, ठीक, विच इज लाइंग डिपॉजिटेड एज ऑन डेट ऑल्सो, आज भी वो डिपॉजिटेड है। तो इट हैज ऑल्सो फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट सीकिंग हायर कॉम्पनसेशन, और कॉम्पनसेशन मांगने के लिए उन्होंने एक कोर्ट में केस भी दायर किया कि हमें नहीं 10 करोड़ से और ज्यादा कॉम्पनसेशन चाहिए। तो क्या कंपनी को हम गोइंग कंसर्न बोल सकते हैं? सबसे पहले ध्यान करो कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता क्या था, कि एक कंपनी जो है उसका शट डाउन होने का कोई भी फ्यूचर में प्लान नहीं है, शट डाउन होने का फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तो पहली बात तो गवर्नमेंट ने उनका पूरा का पूरा बिजनेस अक्वायर कर लिया था और उसके अलावा, उस बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस था भी नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो इसको इस तरीके से कि अक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा बिजनेस प्लस नो अदर बिजनेस, कोई और बिजनेस तो था भी नहीं, ठीक। और इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने कोर्ट में कुछ ऐसा केस दायर किया हो कि नहीं कि हमें कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, हम अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। उसने क्या बोला, हम अपना बिजनेस गिव अप करने को तैयार है, वी वांट हायर कॉम्पनसेशन इंस्टेड, ठीक है। तो कोर्ट में कोई भी ऐसी भी केस दायर नहीं है कि हम अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आखिर किस बेसिस पे इसको गोइंग कंसर्न बोला जाए? भाई ये बिजनेस शट डाउन हो चुका है, इट इज नॉट ऑपरेटिंग, तो ये इसको आप गोइंग कंसर्न नहीं बोल सकते हो। मैं आपको पूरा आंसर लिख के दिखाने चलूंगी ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बेहतर है आप अपनी बुक्स में आंसर्स को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना देख लो। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गुरप्रीत ने क्या किया, परचेज किया 1000 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड टू बिल्ड अ फैक्ट्री एंड पेड 15 लाख टुवर्ड्स इट्स कॉस्ट, ठीक है। 15 लाख रुपए की कॉस्ट पर उसने एक लैंड खरीद लिया, इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अच्छा, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ द लैंड केम डाउन टू 13 lakhs, यानी कि ये जो है ये इसकी फेयर वैल्यू हो गई, या फिर आप कह सकते हो ये इसकी मार्केट वैल्यू है 13 लाख रुपए की एट द एंड ऑफ द ईयर। गुरप्रीत ने क्या किया, अ, उस लैंड को 13 लाख रुपए पे रिकॉर्ड कर लिया एंड 2 लाख रुपए का लॉस बुक कर लिया अपनी बुक्स में, मतलब 15 लाख रुपए का वो लैंड था और 13 लाख रुपए पे जब उसने रिकॉर्ड किया तो हेंस ये जो 2 लाख रुपए का बीच में लॉस आ रहा था उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक। और अपनी बुक्स में लैंड को 13 लाख पे दिखाने लगी। तो क्या वो करेक्ट है इन ट्रीटिंग द फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ लॉस ऑफ एज अ लॉस? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर सिंपली कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी हम लोग बोलते हैं इसको, तो ये क्या बोलता था कि किसी भी असेट को आपको एट द प्राइस पेड, इसी प्राइस पे रिकॉर्ड करना होता है, लेस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आप कर सकते हो सिस्टमेटिकली हर साल डेप्रिसिएशन जरूर रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट यही तो बोलता है ना कि मार्केट वैल्यू कुछ भी होती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको एट द प्राइस पेड, जो भी उसकी कॉस्ट थी ना उस पर रिकॉर्ड करते रहोगे। इसीलिए गुरप्रीत ने ये जो लॉस रिकॉर्ड किया यहाँ पे और 13 लाख पे उसको दिखाने लगा, ये बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट है। क्लियर? ये कौन बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो अब क्या पूछ रहा है, अंडर विच कॉन्सेप्ट इफ द एडवांस इज रिसीव्ड अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स, मतलब मैं कुछ गुड सेल करने वाली हूँ फ्यूचर में, उसके पहले ही मुझे उसके लिए एडवांस मिल चुका है, यानी कि अभी गुड सेल करे नहीं है, मुझे एडवांस में पैसे मिल चुके हैं। तो क्या वो कॉन्सेप्ट है जिसके कारण जो एडवांस रिसीव हुआ है उसको मैं कैसे रिकॉर्ड करती हूँ? एज एडवांस अगेंस्ट सेल रिकॉर्ड करती हूँ, ना कि सेल्स। उसे सेल्स नहीं मानती, उसे एडवांस अगेंस्ट सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड करती हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा करने को कहता है? तो अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, जो क्या बोलता था कि जब तक आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक कि आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते एज सेल्स, एज योर ओन रेवेन्यू, आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और राइट टू रिसीव कब एस्टैब्लिश होता है? व्हेन यू परफॉर्म योर पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जब आप अपना पार्ट परफॉर्म कर देते हो।
मतलब अगर आपने गुड सप्लाई करने को बोला है तो जब आप गुड सप्लाई कर दोगे तो ऐसा मान सकते हैं कि आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो चुका है, लीगल ऑब्लिगेशन आपने अपना कंप्लीट कर दिया, देन यू कैन रिकॉर्ड इट एज सेल्स। बट टिल दैट टाइम जब तक आप गुड्स नहीं पहुंचा के आते उसकी फैक्ट्री पर या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, आप उसको सेल्स नहीं मान सकते, तब तक भी आप उसे एडवांस अगेंस्ट सेल ही मानते रहोगे। क्लियर? चलो क्वेश्चन 6 पर आ जाओ। एन एंटरप्राइज प्रिपेयर्स इट्स अकाउंट्स अंडर द अक्रूवल बेसिस। ठीक, okay. Salaries amounting to 10,000 rupees for the month of March 2022 were not paid. मार्च 22 की सैलरीज को पे नहीं कर पाए थे ये लोग। तो ओनर ने क्या किया, ओनर डिड नॉट वांट टू अकाउंट इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द ग्राउंड कि अभी तो अमाउंट पे हुआ ही नहीं है। ओनर ने क्या बोला कि यार मार्च 2022 की सैलरी हमने दी तो है नहीं, यानी कि पेमेंट अभी नहीं हुआ है, कैश अभी गया नहीं है हमारे पास से, तो इसीलिए वो नहीं चाहता था कि इसको मैं एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं इस साल। ठीक, तो एंटरप्राइजेस जो एंटरप्राइज है इट क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो क्या ओनर सही बात बोल रहा है कि हमको वाकई इसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए इस साल? अक्रूवल कॉन्सेप्ट का ध्यान करो। ऐसा ऐसा लग रहा है मैं बोल रही हूँ जैसे किसी भगवान का ध्यान करना होता है ना। अक्रूवल कॉन्सेप्ट को याद करो अगर, तो क्या बोलता था ये कि किसी भी रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, जब आपने उस रेवेन्यू को अर्न कर लिया हो, जब अर्न कर लिया हो तब रिकॉर्ड करो। और एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना है, जब उसे इनकर कर लिया हो तब रिकॉर्ड करो। इन दोनों ही केसेस में पेमेंट रिसीव हुई या नहीं हुई या पेमेंट हुई या नहीं हुई उससे फर्क नहीं पड़ता। अर्न एंड इनकर्ड के बेसिस पे हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड करते हैं। आप सोचो सैलरी जो थी 10,000 रुपए की मार्च 2022 में, आपने एम्प्लॉय से सर्विस तो ले ही ली ना, आपने बस उसे सैलरी पेमेंट नहीं की इन कैश, तो क्या फर्क पड़ता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो ना आप, तो सिंपल सी बात है भाई, इनकर कर लिया अगर एक्सपेंस तो उसे रिकॉर्ड करो, तो नहीं। ये ओनर जो है ये गलत बात बोल रहा है, ये कह रहा है कि मत रिकॉर्ड करो पेमेंट नहीं किया तो गलत कह रहा है। आपको इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए इसी फाइनेंशियल ईयर में, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन द सर्विसेज फ्रॉम द एम्प्लॉई एंड हेंस यू हैव इनकर्ड द एक्सपेंस, तो इसीलिए आपको उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को समझा कर आओगे कि वो बोलता क्या है, फिर इससे इसको कनेक्ट कर दोगे, इस कॉन्सेप्ट को इस केस से कनेक्ट कर देना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस में इनफैक्ट आपको यही करना है कि आप पहले पता करो कि यहाँ पर किस वाले कॉन्सेप्ट की या प्रिंसिपल की बात हो रही है, उसके बारे में 2 लाइन लिख के आओ कि वो बोलता क्या है, एंड देन उस केस से कनेक्ट कर दो इस अपने आंसर को। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जो भी आप लिख रहे हो उसको कनेक्ट करो बस। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड हियर? मैंने आपको बोला था कि आपका जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ना, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म, दोनों नामों से इसको याद रखना और लिख कर भी आना एग्जाम में, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी मतलब कि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट जो भी आएगी वो एनआरवी होती है, यानी कि मार्केट प्राइस, आप समझ सकते हो। इन दोनों में से लोअर पे हमको वैल्यू करना होता है अपने क्लोजिंग स्टॉक को। ये कौन बोलता है? मेरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का नाम लिखकर आना है। मैंने आपको बताया भी था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ना घुमा फिरा के कई बार पूछ लेगा कि क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट और एनआरवी या फिर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे लिखते हैं, तो ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से, तो आप लिख कर आना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। A company lost vital machinery in an accident on 2nd March 2022. वाइटल मशीनरी हमारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खराब हो चुकी है। इसका क्या होगा? एडवर्स इम्पैक्ट होगा ऑन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। हम कम प्रोडक्शन कर पाएंगे पहले से। एज अ रिजल्ट इट इज लाइकली टू लूज बिजनेस टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। यानी कि हो सकता है कि कॉम्पिटिटर्स जो है मेरा मार्केट शेयर मार ले जाए, क्योंकि मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही हूँ अप टू द मार्क, तो कॉम्पिटिटर्स मेरा मार्केट शेयर हो सकता है वो ले जाएं, यानी कि मुझे नुकसान होगा और मेरे कॉम्पिटिटर्स को इससे फायदा होने लगे, ऐसा हो सकता है। कंपनी ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। 31 मार्च 2022 को एनुअल रिपोर्ट, हर कंपनी को एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है, उसमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, सारी जरूरी बातें बतानी पड़ती हैं अपने मैनेजमेंट टीम के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट में जो है दिखाई जाती है। कभी आपको समय मिले तो जरूर किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट खोल के देखना, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर गूगल पे जाके सर्च करके आपको मिल सकती है। ठीक है, तो जरूर देखना एक बार, आपको एक इंसाइट मिलेगा। चलो फिलहाल, डू यू थिंक कि इट इज कंप्लाइंग विद द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर? तो याद करो पहले तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है
कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स, जो कि यूजर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट माना जाता है। सिग्निफिकेंट मतलब ही वही है जो इन्फ्लुएंस कर सके यूजर के डिसीजन को। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको जरूर फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपके जो यूजर्स हैं उनको पूरा हक है ये बातें जानने का, कंपनी के इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में पता होने का। तो पहले आप फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के बारे में लिख के आओगे, फिर कनेक्ट करोगे कि कंपनी ने यहाँ पर इस फैक्ट को छुपाकर गलत किया है। कंपनी को इस फैक्ट को प्रॉपर वे में डिस्क्लोज करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने मन से कुछ भी एस्टिमेट्स निकाल के दिखाने लगे कि हाँ भाई हमें इतने का लॉस होगा, इतने का लॉस, लेकिन ये फैक्ट जरूर बताना चाहिए आपको कि आपकी बहुत वाइटल मशीनरी जो बहुत ही कॉस्टली थी आपके लिए, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसके कारण आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इम्पैक्ट हुई है, एंड उसका जो है वो इम्पैक्ट आएगा आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ में, जो आपका वो है कि कॉम्पिटिटर्स को आपके फायदा हो सकता है, आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये बात फुली डिस्क्लोज करनी जरूरी है एज पर द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, एन इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज सिक्योरिटीज एज करंट एसेट्स। राइट, इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इसके लिए जो ये सिक्योरिटीज है, इट इज डीलिंग इन सिक्योरिटीज, दैट इज वेरी ऑब्वियस। हेंस ये सिक्योरिटीज जो है ना, सिक्योरिटीज जो है ये इसके लिए गुड्स कहलाएंगे, इस इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए, क्योंकि गुड्स क्या होते हैं, एनीथिंग दैट यू आर डीलिंग इन दैट इज योर गुड्स। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए उसकी सिक्योरिटीज गुड्स हुई, एंड हेंस दे आर करंट एसेट्स। राइट, ओके। नाउ हैविंग मार्केट वैल्यू, फिर से पढ़ लेते हैं। एन इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज सिक्योरिटीज एज करंट एसेट्स जिनकी मार्केट वैल्यू सब्सटैंशियली लोअर है उनकी कॉस्ट प्राइस से, लेकिन कंपनी जो है वो कंटिन्यूअसली उनको कॉस्ट पर दिखाई जा रही है, जिस पर खरीदा था उस पर ही दिखा रही है। इट इज नॉट वैल्यूइंग इट एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक, तो क्या यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस जो है वो फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, सवाल ये पूछा गया है आपसे। तो सबसे पहले तो आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा कर आओगे कि ये बोलता क्या है। उसके बाद आप क्या बोलोगे कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स या इन्वेंट्री कुछ भी आप बोल सकते हो, इसको वैल्यू किया जाता है एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एंड सिंस ये कंपनी जो है ये इसको लगातार कॉस्ट पर दिखाई जा रही है, जबकि मार्केट वैल्यू इससे कम हो चुकी है, कॉस्ट से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तो ये गलत कर रही है कंपनी, उसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए और कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पर दिखाना चाहिए। ठीक, तो ये बात ध्यान रखो कि जब भाई हम फिक्स्ड असेट्स की बात करेंगे ना, तो फिक्स्ड असेट, यार एक बात ध्यान से सुनो, क्या आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री यानी कि जब हम गुड्स की बात करते हैं विच इज ऑल्सो एन असेट, तो जब हम गुड्स की बात करते हैं तो हम कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर बोलते हैं, लेकिन वहीं पर जब हम फिक्स्ड असेट्स की बात करते हैं विच इज अगेन एन असेट, तो हम ये कह देते हैं कि नहीं, इसको तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे के हिसाब से रिकॉर्ड करो, यानी कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करो। तो ध्यान रखो, ऑल्दो दोनों ही असेट है, ये भी मेरा असेट है, ये भी मेरा असेट है, लेकिन इन दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि फिक्स असेट जो है ना वो मैं बेचने निकली ही नहीं हूँ। मेरा इंटेंशन फिक्स असेट्स को लेकर क्या है कि ये मुझे ऑपरेशंस में हेल्प करेंगे, आगे दे आर गोइंग टू हेल्प मी इन द ऑपरेशंस। हेंस मुझे इसकी सेल वैल्यू से कोई मतलब है ही नहीं, मैंने तो उनको खरीदा इसलिए ताकि मैं उनको अपने बिजनेस में यूज कर सकूं। क्या मुझे इनकी सेल वैल्यू से कोई मतलब है? आज मार्केट में ये चाहे 10,000 रुपए या मतलब मान लो कोई 50,000 रुपए का आइटम था, आज उसकी वैल्यू मार्केट में 10,000 रुपए बची है, मुझे क्या मतलब यार, मैं उसको बेचने निकली हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उसको कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पर दिखाती रहती हूँ। लेकिन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आई ही क्यों है जिंदगी में, इन्वेंट्री आई ही क्यों है बिजनेस में? ताकि उसको सेल करके पैसा कमाया जा सके। तो मुझे उसकी सेल वैल्यू से बिल्कुल मतलब होगा, जरूर मतलब होगा, और इसीलिए मुझे जरूरी है कि मैं उसे अपडेटेड रखूं। कॉस्ट पर है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर देकर रखूं, ताकि एक करेक्ट पिक्चर प्रेजेंट हो सबके सामने। अगर वो चीज मैंने खरीदी 10,000 रुपए में थी, लेकिन आज मार्केट में उसकी वैल्यू 2 ही हजार रुपए रहेगी, तो मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इसे 2 ही हजार रुपए में बेच सकती हूँ, इसकी वैल्यू आज की डेट में 2 ही हजार है, बिकॉज दिस इज वॉट आई कैन गेट इन द मार्केट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। राइट, आई होप आपको इसके यानी कि इसके बीच में
इस पूरे कॉन्सेप्ट एंड इस पूरे कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। बहुत ही हौश पौश वे में मैंने कर दिया है, लेकिन शायद ही आपको कोई टीचर इतनी डीप में जाके समझाएगा कि आखिर एक चीज को हम प्रूडेंस पे क्यों वैल्यू कर रहे हैं, एक चीज को हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्यों कर रहे हैं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के, अगर इफ आई एम एबल टू प्रोवाइड एनी वैल्यू टू यू। And if you want to take classes from me, then also you can let me know through my email ID, which is given in the description box. Right? वहां पर हम और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत ज्यादा डीप में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। रोज में मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, क्योंकि वहाँ टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे मुझे थोड़े से वीडियोस शॉर्ट रखने पड़ते हैं। ओके, चलो। और अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। हमने हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस कर लिए हैं जितने भी थे। सबसे बेहतर क्वेश्चंस ना वो ही है प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको बताऊं। अब एमसीक्यूज देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सारे के सारे पढ़ो और एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब ऐसा मत करना एक चीज सही लगी धार से उस पर टिक मार दिया। सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही आप सही आंसर चूज करना। ठीक, क्या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड? नहीं। क्या ये बोलता है कि ऑल ट्रांजैक्शन इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड? नहीं। ओनली दोज विच कैन बी मेजर्ड, ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन है। धार से आप बी वाला टिक मत करके आ जाना, एस्टिमेटेड वर्ड लिखा है लेकिन आपने नीचे वाला पढ़ा ही नहीं, तो आप जो है ये गलत वाला ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। ऐसा मत करना, ध्यान से पढ़ना फिर टिक करना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली डिस्क्राइब्स द कॉस्ट कॉन्सेप्ट? ये अंग्रेजी को क्या हो गया। चलो, इसमें से कॉस्ट कॉन्सेप्ट को कौन बेस्ट वे में डिस्क्राइब कर रहा है, देखो। asset shown in the books at the price at which it was purchased plus the cost of improvement minus depreciation till date। ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, एक बार बाकी भी पढ़ लेते हैं। assets are shown in the books at the price it was purchased, ठीक है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन की कोई बात करी ही नहीं, यहाँ पर करिए तो ये अभी भी बेहतर आंसर है। असेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस इट was purchased plus cost of improvement, अगेन डेप्रिसिएशन की कोई बात नहीं है। असेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस इट was purchased और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो ये बात तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है। राइट, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की तो बात हमने पूछी नहीं, यहाँ पे तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात पूछी है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो, थर्ड, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, क्या बोलता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। सीम्स राइट। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड मे बी चेंज्ड एज पर द मैनेजमेंट्स डिसीजन। ऑनेस्टली मैनेजमेंट के डिसीजन पर डिपेंड नहीं करता है। दो सर्कमस्टांसेस थे जहां पे मैंने कहा था आप इनको चेंज कर सकते हो। लेट्स रीड द थर्ड वन। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांस। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है कि कभी भी चेंज नहीं कर सकते, दो सर्कमस्टांसेस में चेंज कर सकते हो आप, बट कोर कॉन्सेप्ट जो है कंसिस्टेंसी का वो यही बोलता है कि जो आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ठीक, अगर लॉ में रिक्वायर्ड है चेंज तो आप कर सकते हो, मतलब एएस में ही चेंज रिक्वायर्ड है तो कर सकते हो, या फिर अगर आपको बेटर प्रेजेंटेशन करने में हेल्प मिली है तो आप कर सकते हो। ठीक, चलो फोर्थ पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग अ लिमिटेड लाइफ, अ वेरी लॉन्ग लाइफ। इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ लंबी जिंदगी होनी चाहिए तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मान सकते हैं, नहीं। इट इज ऑलवेज सेड, इस वर्ड पे हमेशा ध्यान रखना, इनडेफिनेट लाइफ अगर आप मानते हो कि आपके बिजनेस की है, लॉन्ग भी नहीं, इनडेफिनेट, मतलब हमें कुछ नहीं पता कि ये कब तक चलता रहेगा बिजनेस, बस चलता ही रहेगा जब तक देख सकती हूँ मैं फ्यूचर, तब तक चलता ही रहेगा। ठीक है, तो वेरी लॉन्ग लाइफ का भी कोई मतलब नहीं है, इनडेफिनेट लाइफ इज योर करेक्ट आंसर। Okay. The convention of conservatism takes into account, this is my fifth one. तो convention of conservatism takes into account all prospective profits and prospective losses। बिल्कुल गलत, prospective profits को तो सिरे से नकार दिया जाता है इसमें। all prospective profits and leaves out prospective losses, बिल्कुल ही गलत। all prospective losses but leaves out prospective profit, sorry। ठीक, तो ये सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है कि सारे प्रोस्पेक्टिव लॉसेस को हम ध्यान में रखते हैं इस कॉन्सेप्ट में, उसके लिए अकाउंट करते हैं, लेकिन हम प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स को छोड़ देते हैं। ओके। आईएफआरएस आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, एंड नन ऑफ दीज। तो आईएफआरएस जो है यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये आपके फेयर वैल्यू पे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके फेयर वैल्यू पर ही बेस्ड होते हैं। मतलब कि प्रीडोमिनेंट वे में अगर आप देखो ना, तो आईएफआरएस का जो
एम्फेसिस होता है ना वो फेयर वैल्यू पे होता है, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट उतना ज्यादा हम ध्यान नहीं रखते इसमें, ताकि हम एक्चुअल पिक्चर जो है ना बिजनेस की वो प्रेजेंट कर सके, वो दिखा सके। तो इसका जोर फेयर वैल्यू पर होता है आईएफआरएस का। क्लियर? ओके। अब सेवेंथ वाला देखो, असेट्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज मे बी वैल्यूड अंडर इंड एएस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एनालिसिस। ध्यान रखो कि कोई भी जो असेट होते हैं ना इंडेस में, एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज जो होती है वो फेयर वैल्यू पर उनको वैल्यू किया जाता है, लेकिन बाकी जितने भी असेट है एक्सेप्ट फॉर द सिक्योरिटीज, अच्छा सिक्योरिटीज को बाय द वे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, तो अगर इस नाम से क्वेश्चन है तो भी घबरा मत जाना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटीज विल बी द सेम थिंग, इसको फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाता है, यानी कि आज की डेट में जो वैल्यू है उस पर मेजर किया जाता है। लेकिन कंपनी के जो असेट्स होते हैं ना उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर वैल्यू किया जाता है। तो आप ये मान सकते हो कि बाकी सारे असेट्स को हम हिस्टोरिकल वैल्यू पे वैल्यू करते हैं, सिर्फ सिक्योरिटीज हैं जिनको हम फेयर वैल्यू पे इंड एएस में वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो इंड एएस उठ के तो आईएफआरएस से ही आए हैं, लेकिन हमने अपने हिसाब से कुछ चीजें भी इसमें करी हैं इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सिक्योरिटीज एंड फेयर वैल्यू एंड बाकी सारे असेट्स जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू होते हैं। आई होप आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार ट्रू और फॉल्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कई बार आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग तरह से घुमा के पूछेगा कि किस सर्कमस्टांस में हम चेंज कर सकते हैं। क्या ऐसा है क्या कि कभी नहीं चेंज कर सकते? तो बिल्कुल नहीं, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। हम चेंज कर सकते हैं अंडर टू सर्कमस्टांसेस, अभी अभी बताई थी, रिपीट नहीं करूंगी। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, assets are recorded at their estimated replacement cost on completion of working life। क्या बोल दिया ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट? सिंपल सी बात बोलता है, जितनी कॉस्ट पे खरीदा था माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, अगर मतलब ऑब्वियसली ऐड कर दो अपना, सपोज करो प्राइस जो भी था उसमें ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कुछ लगी हो तो, और माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, तो वही मेरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। ये सब पता नहीं क्या ही बता रखा है, तो कंप्लीटली दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, फॉलोइंग अक्रूवल प्रिंसिपल, एडवांस्ड रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज गुड्स वर नॉट येट ट्रांसफर्ड टू देम। ध्यान से पढ़ो एक बार, और पढ़ो, पॉज करके दोबारा से पढ़ो और फिर सोल्यूशन पर आओ। अक्रूवल प्रिंसिपल क्या बोलता है मेरा, कि किसी भी एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करो जब इनकर कर लिया, भले कैश पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करो जब आपने उसे अर्न कर लिया हो, चाहे कैश में पेमेंट मिला हो या नहीं मिला हो। यहाँ पर तो इन्होंने बात ही कुछ अलग सी कर दी कि हमने अक्रूवल प्रिंसिपल के चलते जो एडवांस मुझे रिसीव हुआ था फॉर सप्लाई फॉर द फ्यूचर सप्लाई ऑफ गुड्स, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये थोड़ी बोलता है यार कि आपको रिकॉर्ड ही नहीं करना है, रिकॉर्ड करो मगर उसको एज एडवांस ही रिकॉर्ड करो, यानी कि ऐसा रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि हाँ मेरे पास कैश आया। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बस इतना बोलता है कि उसको एज रेवेन्यू यानी कि अपनी इनकम तब मानो जब उस चीज को आपने एक्चुअली आपका हक बन जाए उसमें, यानी कि आपने उसे जब अर्न कर लिया हो तब रिकॉर्ड करो। वो ये नहीं कहता कि आपको रिकॉर्ड ही नहीं करना है जब तक कि गुड्स ट्रांसफर नहीं हो जाते। डिफरेंस समझ रहे हो रिकॉर्ड करने के बीच में और रेवेन्यू मानने के बीच में? आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा मैं जो बात बोल रही हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि ये रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे थे, तो वो चीज गलत करी। अगर एडवांस मिल रहा है तो आपको उसे रिकॉर्ड तो जरूर करना पड़ेगा, मतलब कि हमने कैश रिसीव किया है ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रेवेन्यू तब मानना उसे अपनी जब जब आप उसे अर्न कर लो, यानी कि जब आप गुड सप्लाई कर दो। क्लियर? ओके। अब भाई ये तो एक बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं अभी इसको कराने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं इसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो ले आऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है एंड ये आपको करके जाना ही चाहिए। तो आज के वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन मैं आप एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको ये वाला भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है? ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे। व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द अकाउंटेंट्स टू अज्यूम दैट अ बिजनेस एंटिटी विल रिमेन अ गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न के कारण ही हम चीजों को कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में बांट पाते हैं और बेटर क्लासिफिकेशन शो कर पाते हैं। अगर मैं उसे गोइंग कंसर्न नहीं मानूं तो सब कुछ मेरा जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला हो जाएगा, राइट? तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आइटम्स में बांट ही इसी के चक्कर में पाती हूँ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी है बेटर प्रेजेंटेशन के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये मानना जरूरी है कि हाँ मेरा बिजनेस जो है वो
इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। क्लियर? अब सिंपल सा आंसर था, वेरी शॉर्ट आंसर में था, तो आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को लिख कर आ जाना है और ये बता देना है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के बीच का जो क्लासिफिकेशन है वो इसी के चलते पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ डज मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई टू डेप्रीसिएशन? मैचिंग प्रिंसिपल डेप्रीसिएशन पर कैसे अप्लाई होता है? मैंने डेप्रीसिएशन का मतलब आपको बताया था, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। इसका सिंपल सा मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर मान लो कोई मशीनरी है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझा दे रही हूँ, आप जाकर अपनी बुक्स में इसका आंसर पढ़ लेना। अगर कोई मशीनरी है जो मैंने 10 लाख रुपए में सपोज खरीदी है और इसकी जो लाइफ है ना वो है 5 इयर्स, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ, यानी कि इसका मतलब क्या है, मैं अगले 5 साल तक इससे बेनिफिट उठाती रहूंगी। ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बात भी आप मानते होंगे क्योंकि ये मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प करेगा, ऑपरेशंस में इंक्रीज करेगा मेरी अर्निंग कैपेसिटी को। ठीक है, ठीक है, इस 10 लाख की मशीनरी को मैं अगले 5 साल तक यूटिलाइज कर सकती हूँ। अब मान लो कि मैंने खरीदी थी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो क्या ये फेयर होगा कि मैं पूरे का पूरा 10 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर इसी साल का मान लूं, जबकि मैं उससे रिलेटेड बेनिफिट कमा रही हूँ, या फिर उससे उससे मैं रेवेन्यू कमा रही हूँ अगले 5 सालों तक, यानी अगले 5 सालों तक, 1 2 3 4, मतलब ऐसे 5 पीरियड्स तक मैं उससे हर साल में बेनिफिट तो उठा रही हूँ, रेवेन्यू आ रही है, रेवेन्यू आ रही है, रेवेन्यू आ रही है, एंड सो ऑन। तो क्या ये फेयर है कि मैं इस 10 लाख के पूरे खर्चे को 2024-25 का हिस्सा एक्सपेंस मान लूं? बिल्कुल भी नहीं। फेयर क्या होगा कि इस 10 लाख रुपए को बांटा जाए इन अगले 5 सालों में। यही तो मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है ना कि एक्सपेंस को उसी साल में लिखो जिस साल में आपने उससे रिलेटेड रेवेन्यू कमाई है, उसी साल में उसे आप लिखो। तो मैं इस 10 साल को ना अगले 5 सालों में बांट दूंगी, जब तक मैं उससे रेवेन्यू अर्न करती रहूंगी तब तक मैं उसका एक्सपेंस भी दिखाती रहूंगी। अब मैं कैसे बांटू कि मैं इसको 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 करके बांट दूं, मतलब 2-2 लाख रुपए हर साल में मैं राइट ऑफ करती चलूं, या फिर एक और दूसरा तरीका होता है, ये वाला तरीका ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन एक दूसरा तरीका और होता है जिसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। आप वो बाद में जाकर उसे डिटेल में पढ़ोगे, बट आई होप आपको समझ में आएगा मैं यहाँ पे बोल क्या रही हूँ कि मैचिंग प्रिंसिपल डेप्रिसिएशन पर कैसे अप्लाई होता है। ये जो 2-2 लाख रुपए का ही सपोज करो मैं एक्सपेंडिचर यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ, तो ये जो मैंने बांटा है ना एक्सपेंडिचर अगले 5 साल में, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, राइट? कि इसको मैं डेप्रिसिएशन बोलूंगी, एंड यही मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बोलता है कि इसको 5 सालों में तोड़ दो, इसकी कॉस्ट को पूरा पूरा। अब इसको जाकर आप जब पढ़ोगे कि इस फिक्स एसेट की कॉस्ट को पूरा एक बार में हम नहीं मानते, डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करते रहते हैं, एंड वो ही मेरा मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो बोलता है। जिस ईयर में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई है उसी ईयर में उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। बस इतना है, आप अपने बुक्स में जाकर थ्योरी भी अच्छी तरीके से रीड कर लेना। अभी इतना टाइम तो नहीं है कि थ्योरी भी मैं आपको रीड कराऊं। ठीक, चलो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। प्लीज ध्यान रखना, इन सभी में सबसे पहले आपको जो प्रिंसिपल का नाम दिया गया, या फिर अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा प्रिंसिपल लगना है, उसके बारे में लिख कर आना, एंड देन उसे इस केस से कनेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको समझा देना है कि ये क्या बोलता है, कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आपको तभी रिकॉर्ड करना है when it is measurable in terms of money, measurable in टर्म्स ऑफ मनी। और दूसरी बात क्या है कि फिजिकल यूनिट्स में आपको किसी भी असेट को रिकॉर्ड नहीं करना है। एक सेकेंड, हाँ जी, फिजिकल यूनिट्स में किसी भी असेट को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको हर चीज को मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। यानी कि आप ऐसा नहीं लिखोगे आपके आपके पास दो बिल्डिंग्स हैं, उन दोनों की कॉस्ट को ऐड कर दो और फिर दिखाओ कि कितने मनी टर्म्स में टोटल कितनी बिल्डिंग है। ठीक है, चलो अब बोलता क्या है ये तो हमने बता दिया। विच वन फैक्टर कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कंपेयर द मनी वैल्यूज ऑफ वन ईयर विद द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अनदर ईयर? यही था जो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। शायद आपका थोड़ा सा दिमाग अभी अम, ना इसको क्लिक कर पा रहा हूँ कि क्या बोल रहा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ कि सपोज करो कि 1970 में आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा था, है ना, और कितने में खरीदा था? 50,000 रुपए में। उस वक्त आपको ये लैंड मिल गया था। आज की डेट में 50,000 रुपए में आपको एक छोटा सा कमरा भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं मिलेगा 50,000 रुपए में, लैंड की बात तो आप छोड़ ही दो। अच्छा,
आज आ चुका है 2025। ये प्लॉट ऑफ लैंड आपके पास आज की डेट में भी है। 2025 में आपने फिर से एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा और वो आपने खरीदा है, सपोज करो 50 लाख रुपए। अब मैंने क्या बोला, आप फिजिकल यूनिट्स में नहीं दिखाओगे, यानी आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि मेरे पास जो है दो प्लॉट्स पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं दिखा सकते। कैसा दिखाना है, इन दोनों को ऐड करके दिखाना है। यानी कि 50 लाख 50 हजार रुपए मुझे अपने पास जो है वो प्लॉट ऑफ लैंड का दिखाना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, क्या आपको ये नहीं नजर आ रहा है कि 1970 में जो मनी की वैल्यू रही होगी, आज 2025 में मनी की वैल्यू कितनी ज्यादा गिर चुकी है। वो प्लॉट ऑफ लैंड उतना ही बड़ा, सपोज करो कि 1000 स्क्वायर यार्ड, 1000 स्क्वायर यार्ड, ये दोनों ही 1000 स्क्वायर यार्ड के हैं। लेकिन जरा डिफरेंस देखो, वैल्यू में कितना ज्यादा आ चुका है, लोकेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, ऐसा मान लो। ठीक, तो कितना अंतर आ चुका है कि उस टाइम पे वही सेम प्लॉट ऑफ लैंड 50 हजार में मिलता था, आज 50 लाख में मिल रहा है। तो क्या ये फेयर है कि मैं इन दोनों को ऐड करके दिखा सकूं? ये एक तरीके से ऐसा हो गया कि आप दो इनसॉल्यूबल चीजों को साथ में जोड़कर दिखा रहे हो। ऑयल एंड वाटर, क्या इन दोनों को कभी भी मिलाया जा सकता है? ये दोनों सेपरेटेड ही रहेंगे। समझ आ रही होगी बात। ऑयल एंड वाटर ऑलवेज जो है, मैं साइंस में पता नहीं कहाँ घुस गई, लेकिन ये दोनों हेट्रोजीनियस है, मतलब इनको आपस में मिलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो दोनों वैल्यूज आप देख रहे हो, हेट्रोजीनियस है, अलग अलग टाइम पीरियड्स पे लिए हुए अलग अलग प्लॉट ऑफ लैंड्स है ये। और मनी की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। शायद इस टाइम पर अगर आप देखो आज की डेट में, जैसे मनी की वैल्यू क्या है, 85 रुपीज के अराउंड जो है वो $1 चल रहा है। पहले मनी की वैल्यू इतनी कम नहीं थी। अगर आपको $1 खरीदना होता था ना पहले के टाइम में, तो आपको हो सकता है कुछ 50-55 रुपए देने पड़े हो। मैं अभी आपको एक इनफैक्ट चेक करके भी बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि 1970 में मनी की वैल्यू क्या थी। हाँ जी, तो मैं अभी जस्ट चेक करके आई हूँ और मैंने देखा कि 50 भी नहीं, बल्कि 8 रुपीज था। यानी कि अगर आपको $1 खरीदना रहता था ना, तो आपको सिर्फ 8 रुपए देने पड़ते थे 1970 में। लेकिन 2025 में आकर अगर आप आज की डेट में $1 खरीदना चाहते हो जाकर, तो आपको 85 रुपीज देने पड़ेंगे। देख रहे हो मनी की वैल्यू कितनी तेजी से नीचे जा रही है। ओके, अब आपको ये सब बातें बहुत बाद में जाकर धीरे धीरे करके समझ में आएंगी, मगर अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि 1970 में खरीदा हुआ प्लॉट ऑफ लैंड की जो वैल्यू थी एंड आज की डेट में जो खरीदे हुए प्लॉट ऑफ लैंड की वैल्यू है, इनमें जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। इनको साथ में जोड़कर दिखाना, ये एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, राइट? दिस इज प्रेजेंटिंग अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर बिकॉज दिस इज कंप्लीटली इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है एंड ये ही आपका कीवर्ड है। इस बारे में आपको लिखकर आना ही आना होगा। इन्फ्लेशन वर्ड को कोड करके जरूर आना कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इग्नोर करता है इन्फ्लेशन को, मनी की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उसको। आई होप मैंने आपको पूरा का पूरा सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए हैं। तो यही एक डिफिकल्टी है टू कंपेयर द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ वन ईयर फ्रॉम विद अनदर ईयर। तो यही था, आपको लिख के आना है, अपनी बुक्स में इसका आंसर जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका ये वाला जो है कंप्लीट करा दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से देख के जाना। बाकी जो आज कराए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो ये तो काफी अच्छे होते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। ठीक है, तो मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो, डू नॉट फॉरगेट टू पुश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।